Welcome to Major HS Kalsi's Balnui Academy. I'm Mr. देवेश, your biology faculty. तो आज हम बेसिकली आपका एक टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस डेप्थ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. बायोलॉजी टेस्ट पेपर DMB 3. जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपके सामने पहले क्वेश्चंस पढ़ूंगा, फिर आपको मैं ऑप्शंस पढ़ूंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें आपका सही ऑप्शन क्या है. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे आपका बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एरिथ्रोसाइट आरबीसी इन मैमल्स. पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो, पहली बात आपका एरिथ्रोसाइट जो होता है, एरिथ्रो वर्ड का मतलब होता है रेड और साइट का मतलब होता है सेल. आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं. उनके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स दिए गए. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसीज लैक न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया. देखो, आरबीसी जो होता है ना आपका, आरबीसी इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट. आपका एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होता है आरबीसी, ठीक है. इट कैरीज गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आपका ऑक्सीजन, आपके हॉर्मोन्स, आपका वेस्ट, आपका वाटर, आपके हीट, ये सब कैरी कौन करता है आपका आरबीसी. जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, आरबीसी आपका एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है. तो यहां पर क्या बोल रहा है कि क्या आपके मैच्योर्ड आरबीसी में न्यूक्लियस से माइटोकॉन्ड्रिया हट जाता है क्या. तो हाँ, आपके मैच्योर्ड आरबीसी में ना तो न्यूक्लियस होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है. क्यों? क्योंकि उसको स्पेस बनाना है, उसको वॉल्यूम चाहिए ज्यादा ताकि ये सारी चीजें ऑक्यूपाई कर पाए. तो कहीं ना कहीं आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मैच्योर्ड आरबीसी जो होता है उसके पास ना तो न्यूक्लियस होता है ना आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है. क्यों? क्योंकि उसको आपको सारी चीजें कैरी करनी होती है. तो आपका पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका ठीक है, आपका करेक्ट है. सेकंड है, द एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंप्लाइज दे रिलाई एक्सक्लूसिवली ऑन एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो बोला हुआ है इसमें कि अगर इसके पास आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो किस पर रिलाई करता है आपका, आपके एटीपी के लिए. तो इस पर आप क्या देखोगे, देखो अगर इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्योंकि अभी तो लैक हो गया ना यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया किस में हेल्प करते हैं आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में. बट अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है इसके पास तो ये किस पर रिलाई करेगा आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन पे. तो हाँ, ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक है. थर्ड है, अ सिंगल आरबीसी कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 250 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स. एक सिंगल आरबीसी के पास लगभग आपके एक सिंगल आरबीसी के पास 250 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं. हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि आपका आरबीसी जो होता है बहुत सारे आपके उसके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं हीमोग्लोबिन के, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके गैसेस को कंटेन कर पाए. हीमोग्लोबिन आपका एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है. तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है. पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है. तो करेक्ट कौन सा आपका, पहला दूसरा तीसरा तीनों ठीक है आपके. तो ऑप्शन डी जो है आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट असर्शन रीजन. असर्शन में लिखा हुआ है द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज हाईली फोल्डेड इनटू क्रिस्टे. देखो, आपके माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें बहुत ज्यादा फोल्डिंग होता है. हाँ, फोल्डिंग होता है, क्योंकि ना ऐसे फोल्डिंग्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे फोल्डिंग्स होते हैं, इन फोल्डिंग्स को क्रिस्टे बोला जाता है. तो हाँ, पहला स्टेटमेंट तो आपका ठीक है. रीजन देखा है, क्रिस्टे इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. पहली बात तो राइबोसोम जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, वो कहां पे करता है, मेनली आपके आर पर अटैच होता है. इसके पास खाली प्रेजेंट है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आपके एक टाइप का सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, जिसके पास अपना खुद का डीएनए, खुद का आपका राइबोसोम भी होता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी होता है. उसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं. जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हो गए दोनों, ठीक है. बट मेन रीजन ये नहीं है कि आपके पास राइबोसोम प्रेजेंट है तो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. नहीं, राइबोसोम इसके पास होता है बट वो आपका प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है. यहाँ पर इसमें होगा क्या, क्रिस्टे जो होता है, मेनली क्रिस्टे क्या काम करता है, यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. आपके क्रिस्टे जो होते हैं आपके एटीपी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्योंकि एटीपी जो फॉर्म होता है आपके इनर मेम्ब्रेन में फॉर्म होता है. तो आप बोल सकते हो क्रिस्टे जो है आपका, वो आपके एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ना कि प्रोटीन सिंथेसिस में. तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, असर्शन तो ठीक है, बट रीजन इसका इनकरेक्ट है. तो आपका क्या होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. आपका ऑप्शन सी ठीक है. मैच द फॉलोइंग. एक तरफ आपको प्लांट के हार्मोन्स दे रखे, एक तरफ आपको फंक्शंस दे रखे.
पहला है ऑक्सिन। देखो ऑक्सिन आपके शूट के टिप पर प्रेजेंट होता है, रूट के टिप पर भी प्रेजेंट होता है, और ये आपके प्लांट की हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है। और ये क्या काम करता है, आपके एपिकल डोमिनेंस, मतलब खाली हाइट बढ़ाने पे ध्यान देता है बट लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ नहीं बढ़ाता। तो आपका ऑक्सिन जाएगा एपिकल डोमिनेंस के साथ, मतलब खाली हाइट बढ़ाने पे ध्यान देता है। जिबेलिन जो है, जिबेलिन्स, देखो जिबेलिन को हम जिबेलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिबेलिन को हम जिबेलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या काम करता है, आपके स्टेम की एलोंगेशन करवाता है, बोल्टिंग करवाता है। तो हाँ, ये बोल्टिंग भी करवाता है आपके प्लांट में, रोजेट प्लांट में आपके बोल्टिंग में भी हेल्प करवाता है। अगर मैं साइटोकिनिन्स की बात करूँ, साइटोकिनिन्स, साइटो का मतलब हो गया सेल, किनिन्स का मतलब हो गया डिवीजन। ये वो प्लांट होता है, ये वो प्लांट हार्मोन होता है जो कि आपके सेल डिवीजन इंक्रीज करा देता है, और आपका कहीं ना कहीं आपके लीव, जैसे पतझड़ में शेडिंग ऑफ लीफ हो गया आपका, या एजिंग में, एजिंग का रेट स्लो डाउन कर देता है, क्योंकि इसका रेट जो होता है डिवीजन का वो ज्यादा होता है। तो इसका तो 3 ही होगा, और डी का बचा एक 1 आपका एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1, ये आएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ, देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपका नाम दिया गया एंजाइम का, विच इज एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज आपका किस में हेल्प करता है, कन्वर्जन किस में हेल्प करता है। देखो आपको ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, देखो सबसे पहली बात, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है आपका एसिडिक मीडियम, तो ये तो नहीं होगा। केजिन को केजिन में करता है, केजिन आपकी मिल्क का प्रोटीन है जो कि आपके स्टमक में पाया जाता है, तो ये भी नहीं होता है। प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, ये भी नहीं करता क्योंकि एंजाइम्स की फॉर्म में, मतलब होता है बट प्रोटीएज होता है, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड्स लिखा हुआ है। आपका बचा ट्रिप्सिनोजन, देखो ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में, आपने ट्रिप्सिन का नाम सुना होगा। ट्रिप्सिन आपके एक टाइप का पैंक्रियाटिक जूस होता है which converts protein, or you can say which breaks protein into amino acids, आपके प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके आपके अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और इनको बेसिकली एक्टिवेट कौन करता है, कन्वर्ट कौन करता है, एंट्रोकाइनेज। एंट्रोकाइनेज का आप नाम याद रखना, ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन 5th है, मैच द फॉलोइंग और डेफिशिएंसी डिजीज। विटामिन B3, जिसको हम नियासिन के नाम से भी जानते हैं, विटामिन B3 का जो बेसिकली होता है वो किसके साथ आपका मैच करता है। देखो आपके इसमें होता क्या है, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से आपको पेलेग्रा होता है, हाँ होता है, ये आपका सही है, कहीं ना कहीं करेक्ट है। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, कोलबेनामाइन में की क्या कमी होता है, साइनो, देखो इसको कैबिलोमिन भी बोलते हैं, कोलबेमाइन भी बोला जाता है, और साइनोकोबालामिन भी बोला जाता है इसे, ठीक है। तो इससे पर्निशियस अनीमिया होता है, खून की कमी हो जाती है, बेसिकली आयरन की कमी हो जाती है इसमें। विटामिन सी कमी से स्कर्वी होता है, हाँ ये भी ठीक है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल जिसको हम बोलते हैं, इसकी कमी में ओस्टोमलेशिया होता है, हाँ ये भी ठीक है। तो सारे ठीक ही मैच हो रखे हैं आपके, ये भी ठीक मैच है, ये भी ठीक मैच है, ये भी ठीक मैच है, और ये भी ठीक मैच है। तो करेक्टली मैच कौन सा कर रखा है, ओनली 1 2 3, ये तीनों इनकरेक्ट है। आपका क्या आएगा, आपका ऑप्शन डी। कभी कभार जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दिए भी जाते हैं आपसे ताकि आप कंफ्यूज होकर के कोई गलत ऑप्शन टिक लगा दो, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6 है आपका, एसर्शन में वेन्स हैव वॉल्स वेयर एज आर्टरीज डू नॉट। वेन्स जैसे कि आपका वीना कावा हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका वीना कावा हो गया, आपके पल्मोनरी वेन्स हो गए, इनके पास वॉल्व होता है बट आर्टरीज के पास नहीं होता। हाँ आर्टरीज के पास वॉल्व नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसके टॉप पे ऑब्वियसली पहले से सॉरी वॉल्व प्रेजेंट होता है, अंदर नहीं होता, उसके टॉप पर होता है, तो आर्टरीज को जरूरत भी नहीं पड़ती। रीजन है ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर इन वेन्स कंपेयर टू आर्टरीज एंड वॉल्स प्रिवेंट बैक फ्लो। देखो वॉल्स आपका बैक फ्लो तो प्रिवेंट करता है, ये आधा स्टेटमेंट तो ठीक है, इसका भी आधा स्टेटमेंट ठीक है, बट ये वो आपके आर्टरीज में, ये आपके आर्टरीज में हाई प्रेशर के साथ जाते हैं, वेन्स में नहीं जाता।
आर्टरीज में हाई प्रेशर के साथ जाते हैं, यहाँ पे वेन्स लिखा हुआ है विच इज इनकरेक्ट ऑप्शन, तो आपका असर्शन ठीक है बट रीजन मतलब इनकरेक्ट है, तो आपका क्या जाएगा, आपका ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिम्फ इज इनकरेक्ट। लिम्फ होता है ना जो कि बेसिकली आपकी इम्यूनिटी में हेल्प करता है, तो लिम्फ के बताना कि कौन सा इनकरेक्ट है। जैसे कि पहला है लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। हाँ, लिम्फ जो होता है उसके पास कलरलेस फ्लूइड होता है, उसके पास लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। हाँ ठीक है, ये स्टेटमेंट तो ठीक, बट हमें इनकरेक्ट चाहिए ना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये आपके डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है और बेसिकली क्या काम करता है, फैट को एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन से, तो हाँ ये काम भी ये करता है, बट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इनकरेक्ट है। लिम्फ फ्लोज इन बायडायरेक्शनल मैनर विद द लिम्फेटिक सिस्टम। देखो लिम्फ आपका कभी बायडायरेक्शनल नहीं जाता, वो एक ही डायरेक्शन में जाता है। अगर मान लो उसने फैट एब्जॉर्ब करा किससे, इंटेस्टाइन से, दोबारा से इंटेस्टाइन लेके चला गया फैट, तो क्या फायदा हुआ, नहीं, वो आपका एक ही डायरेक्शन में जाता है। यहाँ पे क्या लिखा, बायडायरेक्शनली। वैसे तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, सही है। हमें इनकरेक्ट तो पूछा है, तो ऑप्शन सी ठीक है आपका। फोर्थ डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। हाँ, आपके दो सेल्स के बीच में कोई भी आपका फ्लूइड प्रेजेंट, एक्सेस फ्लूइड प्रेजेंट है, वो उसको भेज करके दोबारा ब्लड में भेजेगा एब्जॉर्ब करके। ठीक है, ये काम भी आपका लिम्फ करता है, बट क्वेश्चन के हिसाब से इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन सी। During the process of photosynthesis, the light-dependent reactions occur in dash, whereas the light-independent dark reaction occurs in dash. आपको दो ऑप्शन बताना है, ठीक है, कि पहला है आपका कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जो लाइट पे डिपेंड करते हैं, जो आपके EMW लाइट पे, सनलाइट पे डिपेंड करते हैं, वो क्या होगा। देखो, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है आपके थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में आपका ये क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है आपका। ठीक है, वेयर एज द लाइट इंडिपेंडेंट डार्क रिएक्शंस में आपके सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो होता है आपके स्ट्रोमा में। तो ऑप्शन होगा आपका बी, पहले आएगा आपका थैलाकॉइड, देन आएगा आपका स्ट्रोमा। स्ट्रोमा होता है आपके लाइट इंडिपेंडेंट, जब आपका सनलाइट प्रेजेंट नहीं होता उस टाइम पे आपके स्ट्रोमा में रिएक्शन होता है, बट जब आपका लाइट प्रेजेंट होता है वो कहां पर होगा, आपके थैलाकॉइड में। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या जाएगा, आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9 है आपका, मैच द फॉलोइंग, दीज आर कॉजेटिव एजेंट। टाइफाइड कौन कॉज करता है, टाइफाइड कॉज करता है आपका सैल्मोनेला टाइफी, इट इज अ बैक्टीरिया। मलेरिया कौन कॉज करता है आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स व्हिच इज अ टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। डेंगू कौन कॉज करता है आपका फ्लैवी वायरस व्हिच इज अ ऑब्वियसली वायरस। एंड सिफिलिस आपका कॉज करता है ट्रिपोनिमा पैलिडियम या पैलिडम, ये क्या होता है आपका बैक्टीरिया। फर्स्ट का सेकंड, तो फर्स्ट का थ्री, फर्स्ट का थ्री, दोनों ऑप्शन तो आपके कट गए। फर्स्ट का सेकंड मलेरिया बी, बी का है आपका फर्स्ट, बी का फर्स्ट कौन सा आपका ऑप्शन है, सी का 4, सी का डेंगू का फ्लेविवायरस 4, ठीक है। सिफिलिस का ठीक है 3, आपका सही ऑप्शन क्या, आपका ऑप्शन है। प्लाज्मोडियम एक टाइप का क्या होता है, प्रोटोजोआ, जो कि आपका 3 टाइप का और होता है, प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स, मलेरिया और फैल्सिपेरम। सेल्मोनेला और ट्रिपोनिमा पैलिडम, ये आपके दोनों बैक्टीरिया होते हैं, और फ्लेविवायरस तो आपका वायरस है ही। ठीक है, सही ऑप्शन क्या आपका ऑप्शन ए। सॉरी, एसोसिएशन वाला क्वेश्चन है। अब एसोसिएशन में बोला गया द जेनेटिक कोड इज कंसिडर्ड डीजेनरेट और रिडंडेंट। जेनेटिक कोड को क्या बोला गया, डीजेनरेट और रिडंडेंट बोला गया, आपका रिडंडेंट बोला गया। मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखो जेनेटिक कोड जो होता है ना, देखो डीजेनरेट का मतलब क्या है कि हमेशा आपके कोड जो होते हैं वो आपके AUGC ऐसे चलता रहता है, AU RNA में, और ATGC से आपके DNA में चलता है, बट हम RNA की बात करते हैं यहाँ पर। AUGC चलता रहता है आपके। तो हाँ, डीजेनरेट भी होता है, रिडंडेंट भी होता है, मतलब स्टार्टिंग भी होता है और एंड भी होता है। एक आपका इनिशिएटिव कोडन होता है, स्टार्ट कोडन होता है, आपका एक टर्मिनेट कोडन होता है। तो हाँ, डीजेनरेट भी होता है, रिडंडेंट भी होता है। तो आपका
असर्शन तो ठीक है, बट रीजन है ए सिंगल अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। देखो आपका जो सिंगल अमीनो एसिड है वो एक से ज्यादा कोडोन से आपका मैच मतलब फॉर्म हो सकता है, तो हाँ ये बात ठीक भी है आपका, और कहीं ना कहीं रीजन आपका ठीक भी है, इसकी वजह से आपका डिजनरेट भी होता है, रिडंडेंट भी होते हैं। तो क्या आएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर द कन्वर्जेंस ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन आई। ह्यूमन आई को लेकर के सही स्टेटमेंट बताना है आपको। फर्स्ट है द कॉर्निया एंड लेंस फोकस लाइट ऑन द रेटिना। देखो कॉर्निया है और लेंस जो है वो आपके लाइट को रेटिना पे फोकस करते हैं, तभी तो इमेज बनती है। आप देखो ना, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये लाइट गया, इसने किस पे कर दिया, आपके रेटिना के ऊपर, तो हाँ ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन इन ब्राइट लाइट whereas कोन्स आर ट्वाइलाइट विजन। कोन्स होता है आपके कलर के लिए, ना कि आपके रॉड्स। रॉड्स होता है आपके ट्वाइलाइट विजन के लिए, ठीक है। सी से आप याद रखना, सी से याद रखना कौन, सी से याद रखना आप कलर। कोन सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर सेंसिटिव और रॉड सेल्स आपके लाइट सेंसिटिव, ठीक है। तो रॉड आपका उल्टा लिख दिया इसने, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द ब्लाइंड स्पॉट लैक्स बोथ रॉड एंड कोन्स। देखो ब्लाइंड स्पॉट जो होता है ना आपकी आईज के पीछे, यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, अगर वहां पर इमेज बनेगी तो वहां पे ना तो रॉड सेल होते हैं ना तो कोन सेल्स होते हैं, इसलिए वहां पे इमेज कोई बनती भी है तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वहां पे ना तो रॉड ना तो कोन सेल है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। कौन सा करेक्ट है आपका 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3 आपका ऑप्शन बी, बी स्टेटमेंट आपका ठीक है, बी ऑप्शन मतलब। Which of the following is not a function of human liver? ह्यूमन लिवर का फंक्शन कौन सा नहीं है? प्रोडक्शन ऑफ बाइल करता है, डिमिनिशन ऑफ इम्यूनो एसिड्स अभी हम पढ़ते हैं, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन एंड विटामिन्स ये भी करता है, ये भी हटा दो। सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द ड्यूडेनम। देखो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की अगर आप बात करोगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो उसमें आपका क्या आता है ड्यूडेनम में ना, ड्यूडेनम में आपका बाइल जूस रिलीज करता है, ये बाइल जूस, ना कि डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम होता है आपके स्टमक में, जैसे पेप्सिन हो गया, आपका म्यूकस हो गया, ठीक है, ये सब तो आपके स्टमक में रिलीज होना चाहिए ना। ड्यूडेनम की बात कहाँ, ड्यूडेनम तो आपका इनिशियल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट हो गया। और आपको मालूम है ये जो एक्सेस जो नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में NH3, और ये NH3 अमोनिया जो होता है इसको कन्वर्ट किसमें कर देगा, आपका यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में लिवर आपका, तो ये भी करता है। बट हमारा क्या है, नॉट अ क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द ड्यूडेनम वो ये नहीं करता और ये होता भी नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या आपका ऑप्शन सी, ठीक है। क्योंकि बाइल जो है ये आपका बाइल रिलीज करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं करता। डाइजेस्टिव एंजाइम आपके स्टमक में रिलीज होता है, ड्यूडेनम में रिलीज नहीं होते, तो आपका सी वाला है ही इनकरेक्ट, हमें नॉट ही तो पूछा गया था। असर्शन में है माइलिन शीथ इंसुलेट्स द नर्व फाइबर एंड स्पीड अप्स ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स। माइलिन शीथ जो होता है इंसुलेट कर देता है नर्व फाइबर को और स्पीड अप कर देता है। देखो आपके दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है ना वो सिनेप्स होता है, यहाँ पे माइलिन शीथ होता है जो कि स्पीड इसकी फास्ट कर देता है क्योंकि नर्व फाइबर को इंसुलेट कर देता है। तो हाँ ये आपका असर्शन ठीक है। रीजन है इन myelinated sheath neuron the action potential jumps from one node of the Renvier to the next। हाँ देखो इसमें होता है क्या कि आपके नोड्स ऑफ रेनवियर जो होते हैं बीच में, जो आपके नोड्स ऑफ रेनवियर प्रेजेंट है, तो यहाँ से आपके जंप करके ऐसे जंप करे ताकि आपका फास्ट जाए। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि माइलिन शीथ जो होता है वो आपके जो जंप होता है, जो आपका इन्फॉर्मेशन जाते हैं इम्पल्स के फॉर्म में, वो ज्यादा तेज जंप करते हैं, वजह से आपका फास्ट जाता है, और फास्ट ही तो करवा रहा है आपका, अगर देखोगे तो आपका रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। राइबोसोम क्या काम करता है, आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। लाइसोसोम, देखो लाइसोसोम गोल्गी एपैरेटस और आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिपिड सिंथेसिस करता है,
डिटॉक्सिफिकेशन करता है, गोल्गी एपरेटस पैकेजिंग एंड सेक्रेशन ऑफ प्रोटीन करता है, और लाइजोम आपका इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है। तो फर्स्ट मतलब ए का क्या है, ए का 2, 3 और 1 वाला कट गया, ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4 ये भी कट गया, तो आपका ये वाला बनेगा, सी का 3, सी का 3 ही है और डी का 1, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन ए बनेगा। राइबोसोम आपके प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लाइसोसोम आपके बेसिकली इंटरसेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है, इसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और हाइड्रोलिक एंजाइम्स होते हैं, वो आपके सेल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। गोल्गी बॉडीज आपके पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं प्रोटीन का, और ऐसी आपके लिपिड का फॉर्मेशन करता है, स्टेरॉइडल हार्मोन्स का फॉर्मेशन करवाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए, ठीक है। रिगार्डिंग ह्यूमन हार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब इज करेक्ट, करेक्ट बताना है आपको। द राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स। राइट एट्रियम पहली बात तो क्या रिसीव करता है, आपके डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम वीना कावा, ये तो इनकरेक्ट है ना, हमें क्या चाहिए करेक्ट, तो ये ऑप्शन क्या चला गया आपका इनकरेक्ट। द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज थिकर वॉल्स देन राइट वेंट्रिकल बिकॉज इट पंप्स ब्लड इन द एंटायर बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल थिकर होते हैं राइट वॉल से, बिकॉज ये पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है। तो हाँ ये आपका ठीक तो है, बट हम और भी देख लेते हैं। द ट्राइकस्पिड वाज लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ना बाइकस्पिड होता, ट्राइकस्पिड नहीं होता, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। द एसे नोड इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। ये लेफ्ट एट्रियम में नहीं होता, ये आपके राइट एट्रियम में होता और राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर में होता है। तो आपके 3 स्टेटमेंट गलत हो गए, ए सी और डी गलत है, तो आपका सही क्या, आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो आपका सही है। देखो अब इसमें क्या है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में पहले क्या होता है, अब होता क्या है कि देखो ये होता है आपके एट्रियम का सिस्टोल, इसको हम एट्रियल सिस्टोल के नाम से भी जानते हैं, जो कि क्या आपका फर्स्ट है। फिर होता है आपका वेंट्रिकल का सिस्टोल, जो कि आपका सेकंड है। और फिर होता है आपका जॉइंट डायस्टोल। देखो सिस्टोल वर्ड का मतलब क्या होता है, सिस्टोल वर्ड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, जब आपके चेम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर दोनों के दोनों, डायस्टोल का मतलब क्या होगा, रिलैक्स, दोनों आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर रिलैक्स भी तो करेंगे ना दोनों के दोनों। तो हाँ पहले होता है आपका एट्रियल सिस्टोल जो कि दिखाई भी, फिर वेंट्रिकल, फिर आपके दोनों रिलैक्स भी होते हैं, तो उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो आपका जो इवेंट है वो इसी वे में फॉलो होगा, 1 2 3, 1 2 3 आपका क्या होता है, अल्फा ही है, ए मतलब 1 2 3 क्या होगा आपका, ए ही है। assertion है इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर। C4 प्लांट में जो C4 पैथवे वाले प्लांट होते हैं, तो क्या इनके अंदर आपका फोटो रेस्पिरेशन अकर नहीं होता क्या? देखो C4 प्लांट में ना आपका फोटो रेस्पिरेशन अकर नहीं होता, क्योंकि इसमें ना आपके मोस्टली डार्क रिएक्शन पे डिपेंडेंट होता है, तो हाँ इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, तो आपका assertion ठीक है। रीजन है C4 प्लांट्स हैव मैकेनिज्म दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम्स एट रुबिस्को। देखो आपके कंसंट्रेशन जो होता है CO2 कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा क्या होता है, ये इंक्रीज करवा देता है। जो रुबिस्को आपका सबसे मतलब बहुत ही अच्छा एक एंजाइम होता है रुबिस्को, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे ना कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो होता है यहाँ के मुकाबले यहाँ चला जाता है, इसकी वजह से आपका फिर फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो आपका फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं हो पाएगा। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और रीजन का एक्सप्लेनेशन भी है, तो आपका इसमें जाएगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 एंडोक्राइन ग्लैंड्स विद लिस्ट 2 हार्मोन सिक्रेटेड। पहला है आपका पिनियल ग्लैंड है, एड्रेनल मेड्यूला है, पैराथायरॉइड ग्लैंड है और पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज का अल्फा सेल रिलीज करता है आपका ग्लूकागोन, क्योंकि बीटा करता है आपका इंसुलिन। पैराथायरॉइड का रिलीज करता है आपका पैराथॉर्मोन। एड्रेनल ग्लैंड का रिलीज करता है आपका एपिनेफ्रिन विच इज एड्रेनलिन, और पिनियल ग्लैंड का रिलीज करता है मेलाटोनिन जो कि आपका स्लीप साइकिल कंट्रोल करता है। तो क्या है, ए का है 2 1 3 वाले कट गए, ए का 1 और ए का 3 ये दोनों कट गए। ए का है 2, बी का है 1 ये भी कट गया, बी का इसमें 4 है ना, सी का है 4 और डी का है 3, ठीक है।
तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि पिनियल ग्लैंड जो होता है आपका स्लीप वेक साइकिल कंट्रोल करता है, क्योंकि आपका मेलाटोनिन को कंट्रोल करता है ये। एड्रिनल मेड्यूला जो होता है ये एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन का एक और नाम होता है विच इज एड्रिनलिन। एड्रिनलिन आपको कौन सेक्रेट करता है? इनर लेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। पैराथायरॉयड रिलीज करता है आपका पैराथॉर्मोन, या आपका कैल्शियम का लेवल मेंटेन करवाता है बॉडी में। और पैंक्रियास के अल्फा से रिलीज करते हैं ग्लूकागोन, जो कि आपके स्टोर्ड ग्लाइकोजन को वापस से शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। इंसुलिन का उल्टा काम करते हैं ये, ठीक है। Which among the following groups of animals are considered exclusively marine? मरीन में कौन, मतलब जो समुद्र में पाए जाते हैं। देखो आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स आपके जमीन पे भी रहते हैं तो मरीन में तो नहीं होंगे ये। एनिलिड्स जो कि आपके सेगमेंटेड बॉडी वॉर्म्स होते हैं, तो ये भी एग्जैक्टली अगर देखोगे तो आप उसमें नहीं रहते मरीन में। मॉलस्का, स्नेल आपका वैसे रहता है बट स्नेल आपका बाहर भी रह सकता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आपका बचा क्या? एकिनोडर्मेटा या एकिनोडर्म्स। एकिनोडर्म्स में आपके स्टारफिश आता है, स्टारफिश आ गया, सी अर्चिन्स आ गया, सी स्टार, सी अर्चिन, सी क्यूक्यूम्बर, सबके नाम के आगे सी क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं आपके मेनली मरीन हैबिटेट में। इसमें आपका सी स्टार जिसको आप स्टारफिश के नाम से जानते हो, सी अर्चिन हो गया आपका, सी क्यूक्यूम्बर हो गया आपका, ये सब आता है इसमें। तो इसमें मेनली आपके मरीन एनिमल्स ही आते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका? एकिनो। एकिनो का मतलब क्या होता है? स्पाइक्स, और डम्स का मतलब होता है कांटे। सरफेस पे कांटे पाए जाते हैं, स्पाइक्स पाए जाते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को लेकर के आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए और इसमें आपको बताना कि करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे, दे आर प्रोटीन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड बाय बी लिम्फोसाइट। आपके एंटीबॉडीज जो होते हैं वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल से, उनको सिंथेसाइज कौन करता है? आपका बी लिम्फोसाइट। तो हाँ ठीक है, बी आपका प्रोड्यूस करता है और टी रिलीज करता है। टीएस को हम हेल्पर सेल बोलते हैं और बी को हम बोलते हैं जो कि आपका एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है। तो हाँ आपका पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। टी सेल को हम टीएस सेल के नाम से जानते हैं जो कि हेल्प करता है एंटीबॉडीज रिलीज करवाने में। सेकंड है, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन्स, 2 स्मॉल चेन्स एंड 2 लार्ज हैवी चेन्स। तो अगर आप देखोगे इसमें बोला कि हर एक एंटीबॉडीज के पास 2 चेन होते हैं, 2 लाइट और 2 हैवी चेन। तो हाँ दोनों के पास 2 लाइट और 2 हैवी चेन होते हैं, जो कि सही बात भी है। बाइंडिंग साइट्स होते हैं। IgA इज द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी इन ह्यूमन बॉडी। IgA आपका सबसे अबंडेंट होता है, नहीं वो IgE होता है, IgA नहीं होता, तो आपका गलत है। तो 1 और 2 सही है। 1 और 2 कौन सा होगा आपका? ऑप्शन ए। IgE होता है ब्लड में, IgA नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन, दोबारा से एसेशन रीजन वाला, जिसमें है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है ये बोला गया कि सेमी कंजर्वेटिव होता है क्या? देखो सेमी कंजर्वेटिव होता है, जैसे मान लो आपका डीएनए है तो यहाँ से अनवाइंड होकर के आधा यहाँ चला जाता है, तो आधा इन्फॉर्मेशन जो है इसका इस वाले डीएनए में चला गया और आधा इन्फॉर्मेशन इस डीएनए में चला गया, तो सेमी कंजर्व होता है, पूरा एक साथ कंजर्व नहीं होता, आधा कंजर्व इसमें आधा कंजर्व इसमें, तो ये ठीक भी है। रीजन है आफ्टर एप्लीकेशन ईच न्यू डीएनए डबल हेलिक्स कंसिस्ट ऑफ 1 ओल्ड। देखो पेरेंट का एक ओल्ड इसके पास गया, एक इसके पास गया, ठीक है, जिसकी वजह से वो नया स्ट्रैंड बने हैं आपके, तो आधा प्रॉपर्टी इसका स्ट्रैंड में चला गया, आधा प्रॉपर्टी इसका स्ट्रैंड में चला गया, ठीक है। तो ये रीजन भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो क्या जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ठीक है। 22nd क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन किडनी फंक्शन। द बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर फॉर्म मैल्फिजिएंट बॉडी। मतलब देखो पहली बात तो ना आपको किडनी के हिसाब से ना आपको इनकरेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट क्या है, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो इसमें है क्या आपका बेसिकली बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये साइट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है। जैसे मान लो ये हाईली कॉल्ड स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस, को कवर कौन करता है? आपका बोमेंस कैप्सूल। इन दोनों को मिलाकर के मैल्फिजिएंट बॉडी बोलते, तो हाँ ये ठीक है, बट हमें क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट। तो हमारा ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट। ADH एंटीडायरेटिक हार्मोन आपके वाटर एब्जॉर्प्शन करता है लेटर पार्ट्स, ठीक है, तो ये भी आपका ठीक है, बट हमें क्वेश्चन के हिसाब से तो इनकरेक्ट ढूंढना, बट ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेल इज हाईली परमेबल टू वाटर।
परमिएबल नहीं होता वाटर का। अगर वाटर परमिएबल होता तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पाता, वाटर आपका बाहर निकल जाता है ऐसे, तो आपका एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाता ना। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट, बट क्वेश्चन के हिसाब से हमें यही तो चाहिए, नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट चाहिए था। द प्रोक्सिमल कॉर्डिनेट पीसीटी इज रिस्पांसिबल फॉर एब्जॉर्बिंग ऑफ मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी ठीक है बट हमारे ऑप्शन के हिसाब से इनकरेक्ट है, तो सी वाला ऑप्शन ठीक है आपका। क्योंकि अगर आपका लूप अगर आपका परमिएबल होगा तो मिनरल्स का एक्सचेंज वापस से बाहर अंदर हो जाएगा और आपके वाटर भी चला जाएगा वहां से नीचे की तरफ, तो वो नहीं चाहिए ना हमें। हमें वाटर ट्यूब्स में चाहिए, ट्यूब से बाहर नहीं चाहिए हमें, ठीक है। मैच लिस्ट 1 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी और टाइप 2, तो आपका है क्या, पहले आपका लिस्ट 1 है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो मेनली क्या काम करते हैं न्यूट्रोफिल्स, तो न्यूट्रोफिल्स अगर आप देखोगे तो वो ना आपके नेचर में ना फैगोसाइटोसिस होती है, मतलब खा जाते हैं आपके बैक्टीरियाज को, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो न्यूट्रोफिल्स आपके लड़ने में काम आते हैं, बैक्टीरियाज को मारने में काम आते हैं, ठीक है। तो ए का क्या होगा आपका 2। अब इजनोफिल जो आपके इजनोफिल्स क्या काम करते हैं, आपके एलर्जिक रिएक्शन से, इजनोफिल जो होता है आपके एलर्जिक रिएक्शन से, तो बी का क्या होगा 4। सी का है आपका हिस्टामिन। हिस्टामिन जो होता है एंटी कोगुलेंट होता है आपके ब्लड में, मतलब आपके ब्लड में अंदर ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देगा, हिस्टामिन होता है वो, ठीक है। और ये भी आपके एलर्जिक में भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। फिर होता है आपका लिम्फोसाइट डी का बचा 1, 2 टाइप के होते हैं, टी और बी और टी। तो ए का 2 है, बी का 4 है, सी का 3 है, डी का 1 है, तो इसमें आपका आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब आपको कुछ दे रखा है प्लांट टिश्यू के रिगार्डिंग और कैरेक्टरिस्टिक। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल्स इन डायरेक्शन, जाइलम क्या आपका पानी और मिनरल्स करता है एक डायरेक्शन में, हाँ ये ठीक है आपका, क्योंकि उसमें होता है ट्रांसलेशनल पूल, कोई हो रेजिस्पोर्स, तो आपके एक डायरेक्शन में जाते हैं नीचे से ऊपर, रूट से आपके लीव्स की तरफ एक डायरेक्शन में खाली, ठीक है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड्स बाय डायरेक्शन, हाँ ये आपके दोनों डायरेक्शन में फूड लेकर के जाता है, ठीक है। कॉलन कायमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कॉलन कायमा ना, कॉलन कायमा क्या काम करता है, कॉलन कायमा आपको फ्लेक्सिबिलिटी तो प्रोवाइड करता है और ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट तभी फ्लेक्सिबल भी होता है थोड़ा सा, तो हाँ आप कह सकते हो कि ये वाला पार्ट भी आपका ठीक है, स्टेटमेंट 3 भी क्या आपका ठीक है। फोर्थ स्क्लेरन कायमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स विद थिकन वॉल्स, पहली बात उसके बाद डेड सेल्स होते, लिविंग नहीं होते, उसके बाद डेड सेल्स होते, तो ये आपका इनकरेक्ट है। तो करेक्टली मैच कौन कौन सा हो रखा है आपका, बाकी सारे करेक्टली मैच है, ये करेक्टली मैच है, ये आपका इनकरेक्टली मैच है, तो 1 2 और 3 सही है या करेक्टली मैच है, 4 आपका क्या है, फोर्थ क्या आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। assertion है प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स फाउंड इन बैक्टीरिया। प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड क्या आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है मॉलिक्यूल जो कि आपके बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है, वो देखते हैं हम अभी। तो इसका अगर आप देखोगे कि प्लाज्मिड ना आपके बायोटेक्नोलॉजी में बहुत हेल्प करता है, बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि इसमें ना एक ऐसा साइट होता है जहां से हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है, तो आपके प्लाज्मिड मिल जाता है क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, तो हाँ असर्शन तो ठीक है। रीजन है प्लाज्मिड्स आर एसेंशियल फॉर द बेसिक सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरिया अंडर नॉर्मल एनवायरनमेंट कंडीशंस। तो कुछ जरूरी नहीं है, कभी कभार हम प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से अलग कर भी तो बैक्टीरिया फिर भी सर्वाइव करता है आपका, तो जरूरी नहीं कि प्लाज्मिड बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, हाँ होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बट ये नहीं है कि आपने उसको अलग कर दिया तो वो मर जाएगा, नहीं। तो आप कह सकते हो कि असर्शन तो ठीक है बट आपका रीजन जो है वो फॉल्स है, तो इसमें क्या आएगा, H2 बट R is false, H2 R is false। 26th है which of the following process requires expenditure of ATP, इसमें से कौन सा है जो कि ATP का खर्च होना जरूरी है उसमें, ठीक है। इसमें देखोगे ऑस्मोसिस ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो उसमें ATP नहीं बनता, वो हायर कंडीशन लोअर कंडीशन में जाता है, इसमें ATP रिक्वायरमेंट नहीं है। फैसिलिटी डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज, डिफ्यूजन में भी आपके एटीपी की फॉर्म मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि हाई से लो कचरे की तरफ भी जाता है इसमें भी। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू, देखो डिफ्यूजन वाले प्रोसेस में नहीं होता क्योंकि वो हाई कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, जहां पे डिफ्यूजन है उसको काट देना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस ऑफ द आउट ऑफ द सेल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्यों, क्योंकि वो हम उसको
वो उसको हम लोअर पार्टिकल्स से हम हायर पार्टिकल्स की तरफ खींच रहे हैं। देखो अगर कहीं पे पार्टिकल्स बहुत लो और इस तरफ हाई है, ठीक है, तो लोअर से हाई खींचने के लिए मुझे एटीपी लेना पड़ेगा, बट हायर से लो तो अपने आप ही चला जाएगा। जैसे आपका ऑस्मोसिस होता है, आपका डिफ्यूजन होता है, वो हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन में जाता है, वो अपने आप ही हो जाएगा, उसमें एटीपी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। बट अगर मुझे लोअर कंसेंट्रेशन से खींचना है तो मुझे एटीपी चाहिए, तो इसमें क्या जाएगा आपका ऑप्शन सी। मैच द फॉलोइंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन को ऑर्गेनिज्म के साथ करना है आपका, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे बुक लंग्स, बुक लंग्स क्या है आपका, मतलब ये आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और आपको बताना है कि किसके साथ वो करते हैं, मतलब किसके साथ करेक्टली मैच करते हैं आपके। तो बुक लंग्स जो होता है ना, वो होता है आपके स्कॉर्पियन में, क्योंकि स्कॉर्पियन जो होता है आपके एक ऐसे इन्वायरमेंट में पाया जाता है जहाँ पे गर्माहट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके पास बुक लंग्स पाए जाते हैं। गिल्स, गिल्स से कौन आपका करता है, गिल्स देखो ट्रैकियल से, ट्रैकियल सिस्टम से तो आपका करता है इंसेक्ट, ट्रैकियल पोर्स के थ्रू। स्किन के थ्रू कौन करता है, स्किन के थ्रू करता है आपका अर्थवॉर्म, स्किन क्यूटिकल के थ्रू। तो आपका बच्चा गिल्स, गिल्स के थ्रू कौन करेगा, प्रॉन। देखो अगर आपको एग्जैक्टली आंसर नहीं मालूम होता मैच द फॉलोइंग में, तो आपका ना ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट टिक मत लगाओ, आप ना एलिमिनेट कर दो कि कौन कौन सा एलिमिनेट हो रहा है। तो अब देखो जैसे मैंने अभी क्या करा कि ये वाला छोड़ के बाकी इसमें करे, क्योंकि देखो स्किन का मालूम था, अर्थवॉर्म किस किस बच्चों को नहीं मालूम होता, ट्रैकियल का होता है इंसेक्ट। अगर आपको डायरेक्टली इसका गिल्स का नहीं मालूम प्रॉन को, तो बाकी सबका चेक कर लोगे, बाकी सबका मिल गया तो ठीक है। ए का है 3, बी का है 4, सी का है 1, डी का है 2। इसमें जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट ऑप्शन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर के आपको राइट स्टेटमेंट बताना है। फेलोपियन ट्यूब आर द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। हाँ, यहाँ पे आपका जैसे मान लो ओवरी है, यहाँ से इनफंडिबुलम, और ये आपका फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, यहाँ पे आपका स्पर्म जो होता है एक्सेल को मीट करता है, फ्यूज करता है, तो फेलोपियन ट्यूब भी होता है आपका साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो आपका ठीक है ये। द इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ यूट्रस इज मायोमेट्रियम। देखो सबसे अंदर का जो लेयर होता है ना, सबसे अंदर का लेयर, उसको मायोमेट्रियम नहीं बोलते, ये मिडल का होता है, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ओव्यूलेशन इज ट्रिगर्ड बाय अ सर्ज इन एलएच। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वही क्या करवाता है आपको, ओव्यूलेशन, मतलब रिलीजिंग ऑफ एग्स। एग रिलीज होता है आपके ओवरी से, कौन करवाता है आपका, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। 1 और 3 ठीक है आपके, करेक्टली कौन है आपके 1 और 3। तो आपका ऑप्शन बी 1 और 3 आपका ठीक है, ठीक है। तो आपका 20 का क्या है, ऑप्शन नंबर बी 1 और 3, ठीक है। एसोसिएशन वाला क्वेश्चन है आपका, वायरस आर कंसिडर्ड ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स। वायरस को आप ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स बोला जाता है, क्योंकि हमारे सेल्स को कंट्रोल कर लेता है और हमारे फिर हमको होस्ट बना लेता है। तो हाँ, ये सेल्स के अंदर, सेल्स के लिए पैरासाइट होता है आपका, तो हाँ इसको बोला जाता है सेल्स के लिए पैरासाइट, इंटरसेलुलर पैरासाइट। रीजन है वायरस लैक मेटाबॉलिक मशीनरी टू रेप्लिकेट आउटसाइड द होस्ट सेल। होस्ट सेल के बारे रेप्लिकेट नहीं कर सकता, उस सेल के अंदर इसको चाहिए, होस्ट चाहिए ही चाहिए। रीजन भी इसका यही है, क्योंकि सेल बिना इंटरसेलुलर आपके पैरासाइट, मतलब इंटरसेलुलर पैरासाइट है, क्योंकि बिना सेल के ये आपका नहीं कर पाएगा, आपके होस्ट कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इसको, इसके पास क्योंकि खुद की मेटाबॉलिक मशीन ही नहीं होती। एसोसिएशन में ठीक है, रीजन में ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्या जाएगा आपका, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, विच इज ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपका कौन बनाता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन है क्लोरोफिल का, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या मैंगनीज है। तो मेन जो सेंट्रल एटम होता है वो क्या होता है आपका, मैग्नीशियम ही होता है, जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है आपका। इसको हम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी बोलते हैं, क्योंकि जो मेन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है आपके क्लोरोफिल का, वो क्या फॉर्म, कौन फॉर्म करता है आपका, मैग्नीशियम करता है। सही ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका, ऑप्शन सी। ब्रेन पार्ट को मैच करना है प्राइमरी फंक्शन से। सेरिबेलम क्या काम करता है, सेरिबेलम आपका पोस्चर और बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है।
जो कि आपके बेसल पार्ट है। सेकंड लार्ज पार्ट होता है हमारे ब्रेन का सेरिबेलम, फर्स्ट होता है आपका सेरिब्रम, देन आता है आपका सेरिबेलम लार्जेस्ट में, मतलब मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। जितने भी आपके इनवॉलंटरी एक्शंस है कौन कंट्रोल करता है? आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। हाइपोथैलेमस का काम करता है बॉडी का टेम्परेचर और थर्स्ट। सेरिब्रम क्या काम करता है? मेमोरी, इंटेलिजेंस। तो क्या आपका ए का है 3, बी का है 2, सी का है 1, डी का है 4, ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन ए जो सही है। सेरिबेलम बेसल पार्ट में होता है आपका, मेड्यूला भी आपके बेसल पार्ट में होता है, थैलेमस आपके फ्रंटल पार्ट में होता है, बट बेस फ्रंट पार्ट के बेस में होता है, थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम भी आपका फ्रंटल लोब जो होता है पूरा पूरा आपका क्या होता है? सेरिब्रम ही होता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट 32, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को लेकर के, ये आपका मॉलिक्यूलर सीजर होता है, आपके डीएनए को स्पेसिफिक पार्ट पे कट करता है ये। दे आर सिंथेसाइज्ड बाय अ बैक्टीरिया एज पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट वायरसेस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम क्यों बनाते हैं? बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें डीएनए को स्पेसिफिक पार्ट से कट करना होता है। तो लिखा है दे आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया एज पार्ट ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट वायरसेस, ताकि वायरस उसको होस्ट ना बना ले। तो ना बैक्टीरिया क्या काम करता है? अपने डीएनए को ना स्पेसिफिक पार्ट से कट कर देता है ताकि वायरस आपके कोडिंग से मैच होते होते आगे आ ही ना पाए। तो 1 तो ठीक है आपका, पहला स्टेटमेंट जो है वो तो क्या आपका ठीक है। सेकंड है देख कर डीएनए मॉलिक्यूल स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी डीएनए को स्पेसिफिक पार्ट पे कट करता है, तो हाँ ये भी ठीक है। देयर वाइडली यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये आपके बायोटेक्नोलॉजी में हेल्प करता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में भी हेल्प करता है। तो आपके तीनों स्टेटमेंट ठीक है, पहला दूसरा तीसरा तीनों। तो कौन सा सही आपका करेक्ट? आपके 1 2 3 तीनों ठीक है आपके। ऑप्शन डी क्या आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। असर्शन है आपका द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑफन कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं, हाँ ठीक है, इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं। रीजन है द इंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट्स रिलीजिंग हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द हाइपोथैलेमस। देखो ये आपके हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट तो ना करता है, बल्कि हाइपोथैलेमस आपका स्टिमुलेट करता है आपके इंटीरियर पिट्यूटरी को। तो उल्टा बोल दिया इसने, हाइपोथैलेमस करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस को। तो आपका रीजन तो इनकरेक्ट है, फॉल्स है, ए इज टू बट आर इज फॉल्स। देखो हम जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी हम बोलते हैं, बट हम हाइपोथैलेमस को बोलते हैं हेड मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, मतलब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। तो उल्टा लिख दिया ना इसने, तो आपका सी है इसमें। Which of the following is responsible for maintaining resting membrane potential of a neuron? Resting membrane potential न्यूरॉन का वो क्या होता है आपका? देखो जब आपका साइनेप से आपके सिनेप जो आपके दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है, जब उससे आपका इलेक्ट्रिक इंपल्स से जंप करके जा रहा होता है ना, तो उस टाइम पे वो एक्टिव काम करता है। बट जब इसको रेस्टिंग फेज की बात होती है, जब आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन की बात करते हो, वो क्या होता है आपका सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या काम करता है? ये ना आपकी बॉडी में एक तो वाटर लेवल को बैलेंस करता है, प्राइमरी काम है इसके वाटर लेवल को बैलेंस करना, दूसरा काम है बॉडी का फ्लूइड या वाटर लेवल कैसे तो बैलेंस करना। और आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो होता है ना आपके न्यूरॉन के आगे सबसे मेम्ब्रेन होता है, वहां पर आपके सोडियम पोटेशियम के बहुत सारे आयंस होते हैं, ताकि एकदम से जंप कर पाए आयंस के थ्रू ये, ठीक है। तो आपका क्या होता है? सोडियम पोटेशियम पंप ही कहलाता है आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन होता है आपके न्यूरॉन का, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द इकोलॉजिकल इंटरेक्शन विद इफेक्ट ऑफ स्पीसीज ए एंड बी। प्लस का मतलब है कि बेनिफिट पहुंचा रहे दोनों एक दूसरे को, नेगेटिव का मीन्स है कि हार्म पहुंचा रहे हैं, जीरो का मीन्स है न्यूट्रल है, ना तो नुकसान ना तो हार्म। देखो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को फायदा मिलता है, दोनों के दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, तो दोनों आपका प्लस होना चाहिए था म्यूचुअलिज्म में, कि दोनों को फायदा मिलता है, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशन होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर तो अच्छा हमें मैच भी तो करना है, तो म्यूचुअलिज्म में क्या होना चाहिए आपके दोनों का प्लस, मतलब दोनों में प्लस क्या, दोनों एक दूसरे को क्या पहुंचा रहे हैं, आपका फायदा पहुंचा रहे हैं, फायदा। तो क्या होगा, फायदा कौन पहुंचा रहा है आपका? थर्ड वाला, दोनों का प्लस प्लस मतलब बेनिफिट हो रहा है। कोमेंसलिज्म क्या होता है आपका? कोमेंसलिज्म जो होता है, देखो एक को ना तो फायदा पहुंच रहा है ना नुकसान पहुंच रहा है, और एक को उसमें फायदा पहुंचता है।
मतलब एक स्पीसीज को फायदा पहुंचेगा, एक स्पीसीज को आपका कुछ भी नुकसान नहीं पहुंच रहा। जैसे मान लो कि आपका बहुत सारे आपके ऐसे होते हैं ना, क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल के ना टीथ में ना कुछ आपके मांस फंसे होते हैं किसी भी एनिमल्स का, तो कुछ कुछ आपके बर्ड्स होते हैं जो वो मांस खा जाते हैं, उनके दांत भी साफ हो जाते हैं, तो अगर वो ना भी खाए तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा उनको। बट हाँ, बर्ड्स का तो फायदा हो गया आपका, तो कमेंसलिज्म में आ जाएगा वो आपका। एमेंसलिज्म में क्या आएगा आपका बेसिकली कि एक को फायदा पहुंच रहा है और एक को नुकसान पहुंच रहा है। मान लो आपके दो स्पीसीज है, दोनों के दोनों आपके एक ही चीज रिसोर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन एक पहले खा गया तो दूसरे को नुकसान पहुंच जाएगा। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक को नुकसान पहुंचता है और दूसरे को कुछ फायदा ना भी पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कोई पैरासाइट होता है, पैरासाइट जो होता है उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पहले वाले को तो नुकसान पहुंचता है बट दूसरे वाले को कुछ फायदा नहीं, उसका मैकेनिज्म नॉर्मली भी चल ही रहा है। ठीक है, अच्छा पैरासाइटिज्म में क्या होता है आपका, पैरासाइटिज्म में क्या होता है कि जैसे मान लो कि अगर हमारे सर पे लाइस है, तो हम लाइस क्या काम करता है कि हमारे सर पे से वो फंगल जो होता है मिनरल्स न्यूट्रिशन खाता है और हमें नुकसान पहुंचता है। तो पैरासाइटिज्म में आपका डी का क्या होगा, डी का 1 होना चाहिए आपका, डी का 1, और एमेंसलिज्म में आपका 2 होना चाहिए कि एक का नुकसान पहुंचता है और एक को कुछ फायदा भी नहीं पहुंचता। तो पैरासाइटिज्म में क्या होता है आपका कि एक पार्टी को फायदा पहुंचता है जो एब्जॉर्ब कर रही चीजें, और एक को नुकसान पहुंचता है जिससे एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, तो इसमें आपका क्या होगा, ऑप्शन ए जो है कि आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, थर्टी सिक्स है, प्लांट ग्रुप का कौन सा सही है, दे बेयर नेकेड सीड। नेकेड सीड होते हैं, सीड दो ही के पास होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म के पास, नेकेड सीड होता है जिम्नोस्पर्म के पास। दे लैक फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इनके पास फ्लावर फ्रूट नहीं पाया जाता, वो भी जिम्नोस्पर्म ही होता है क्योंकि उसके पास फ्लावर नहीं होते तो फ्रूट कहाँ से बनेगा, जिम्नो जिम्नो। द जाइलम लैक वेसल्स एंड द फ्लोएम लैक्स कॉम्पोनेंट सेल मोस्टली, ये भी आपके जिम्नोस्पर्म में होता है, इनके पास जाइलम और फ्लोएम दोनों ही होता है, बस एक के पास वेसल्स नहीं होते, एक के पास कॉम्पोनेंट सेल्स नहीं होते मोस्टली ग्रुप में। तो ये मैं बात करूँ आपके जिम्नोस्पर्म की। जिम्नो मतलब होता है नेकेड, स्पर्म मतलब होता है सीड, नेकेड सीड पाया जाता है आपके जिम्नोस्पर्म, ना तो इनके पास फ्लावर होते हैं, ना तो इनके पास फ्लावर होते हैं, ना इनके पास फ्रूट्स होता है। ठीक है, एसेशन रीजन है आपका नेक्स्ट। एसेशन ऑल मैमल्स गिव बर्थ टू लाइफ यंग वन विविपेरस, सारे मैमल्स नहीं, प्लेटिपस आपका मैमल है बट आपका विविपेरस नहीं है, तो आपका एसेशन इनकरेक्ट है। प्लेटिपस एंड एकिडना आर एग लेइंग मैमल, हाँ प्लेटिपस और एकिडना आपके एग लेइंग मैमल होते हैं। ठीक है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन डी क्या है, सही ऑप्शन है। अगर आप देखोगे प्लेटिपस जो होता है ना, प्लेटिपस प्लेटिपस बहुत यूनिक है, इसके पास इलेक्ट्रोसाइट होते हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। इसके फ्लैप लाइक फीट होते हैं, डक की तरह फीट होते हैं। ये एग ले करता है और ये मिल्क का सिक्रेशन नहीं करता, मिल्क का सिक्रेशन किस में करता है, ये स्वेट की तरह रिलीज करता है, मिल्क रिलीज करता है स्वेट की तरह। मिल्क पूरी बॉडी के अलग अलग फोर्स सिक्रेट करता है, ये जैसे स्वेट सिक्रेट होता है वैसे इसकी बॉडी में मिल्क सिक्रेट होता है। तो प्लेटिपस बहुत यूनिक है, आपका एग लेइंग होने के साथ साथ और भी फैक्टर्स हैं इसके पास प्लेटिपस के पास। ठीक है, तो उसका 37 होगा का डी। थर्टी एट का है कि आपका पूछा गया इसमें कि कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है मेमेलियन ओवरी में क्या फंक्शन होता है कॉर्पस ल्यूटियम का। तो अगर आप देखोगे सिक्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, ये तो नहीं होता, ये तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड करवाता है। सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन टू मेंटेन प्रेगनेंसी, हाँ कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरोन का करवाता तो है, बट और भी ऑप्शंस पढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी oocyte, वो भी आपका एफएसएच करवाता, तो ये नहीं होगा। ब्रेक डाउन ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग्स, ये भी आपका नहीं करता, वो एलएस सर्च करवाता, ये नहीं करवाता। तो हाँ, आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्रोजेस्टेरोन का दो टाइप की हार्मोन्स होते हैं ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन आपकी मिली प्रेगनेंसी सेक्सुअल डिवीजन में हेल्प करता है मेनली, आपके कौन करवाता है, आपके कॉर्पस ल्यूटियम में करवाता है। तो ऑप्शन बी में क्या जाएगा आपका, मतलब इसमें क्या जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 39 है, वाइटामिन और केमिकल नेम। एक जगह वाइटामिन है और एक जगह उसका आपका केमिकल नेम है, ठीक है। देखो वाइटामिन ए को तो हम बोलते हैं रेटिनॉल, ए का रेटिनॉल। B1 को हम बोलते हैं थायमिन, की कमी से आपको बेरी बेरी होता है, हाँ ठीक है। वाइटामिन ए की कमी को हम बोलते हैं टोकोफेरोल, टोकोफेरोल बोला जाता है। और वाइटामिन के को हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन, बोलते हैं हम फाइलोक्विनोन। तो ये तो केमिकल नेम है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था आपके। ए का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4, डी का हो गया 3। आपका ऑप्शन ए जो है क्या आपका ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो केमिकल नेम के क्वेश्चन ऐसे जनरली आते नहीं है, बट आएंगे तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को लेकर के आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं। माइटोसिस रिजल्ट्स इन 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर्स। माइटोसिस में आपके एक सेल 2 जेनेटिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाँ कन्वर्ट हो जाते हैं। एक का मान लो 2n है तो ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, इनका भी 2n होगा, जेनेटिक क्रोमोसोमल सेम होगा सब कुछ। म्यूसिस इन्वॉल्व्स 2 sequential cycles of nuclear and cell division but only a single cycle of DNA replication। बोला गया है इसमें कि डीएनए, इसमें चीजें तो दो बार होती है, बट आपकी डीएनए की क्या होती है सिंगल एप्लीकेशन होती है कि हाँ रेप्लिकेशन आपकी एक ही बार होती है, तो ये भी आपका ठीक है। म्यूसिस आपके 2 स्टेज में चलता है, प्रोफेज 1 प्रोफेज 2, मेटाफेज 1 मेटाफेज 2, ऐसे करके 2 स्टेज में चलता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग पैचेटिन स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1 इन म्यूसिस। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, ये आपका क्रोमोसोम है, ये आपका दूसरा क्रोमोसोम है, इनके ना जेनेटिक मेटेरियल एक्सचेंज हो रहे होते हैं ऐसे, तो उसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ये पैचेटिन वाले पार्ट में होता है म्यूसिस 1 के, तो हाँ ये होता है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, 1 2 और 3 तीनों ठीक है, तो ऑप्शन क्या जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1 2 और 3, ठीक है। फोर्टी वन है, assertion में स्टोमेटा जनरली ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट नाइट इन मोस्ट प्लांट। मोस्ट ऑफ द प्लांट में स्टोमेटा आपके दिन में खुला रहता है और रात में बंद रहता है, क्योंकि दिन में क्या होता है आपके सनलाइट होता है तो रेस्पिरेशन का रेट ज़्यादा होता है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, तो अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब स्टोमेटा का ओपनिंग भी हो पाएगा, क्योंकि गैसेस फॉर्म रिलीज करता है, तो हाँ एसोसिएशन ठीक है। रीजन है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा रेगुलेटेड बाय द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। आपके गार्ड सेल के टर्जिडिटी को कंट्रोल करते हैं। हाँ देखो टर्जिडिटी कैसे कंट्रोल होता है आपका कि अगर इसमें सनलाइट पड़ेगा तभी इसको रेगुलेट करेगा वो, तो टेम्परेचर बढ़ने के लिए बेसिकली, तो रीजन भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। तो क्या आएगा आपका ए और आर ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो उसका क्या आएगा 41 का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, which of the following combinations of blood group is considered universal donor universal recipient। यूनिवर्सल डोनर तो होता है आपका O और यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है आपका ए बी पॉजिटिव ए बी, ये दोनों तो आपके कट जाएंगे, क्योंकि डोनर में आपका O आएगा तो O पहले आएगा, पहले क्योंकि इसने डोनर पूछेगा तो पहले O आएगा, O वाले दोनों A और B है, ठीक है। तो O नेगेटिव जो होता है ना, O नेगेटिव ये होता है यूनिवर्सल डोनर, ये किसी को भी आपका ब्लड ग्रुप दे सकता है, क्यों, क्योंकि इसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होता, दैट इज वाई किसी को भी दे सकता है। और ए बी पॉजिटिव किसी भी ब्लड ग्रुप से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसके सरफेस पे सभी के एंटीजन होते हैं, ए का एंटीजन भी होता है, बी का एंटीजन भी होता है, ए बी का एंटीजन भी होता है, और ओ के पास तो ऑब्वियसली कोई एंटीजन पहले से नहीं होता। तो आपका ए बी पॉजिटिव होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट और ओ नेगेटिव होता है आपका यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। नेक्स्ट है पैथोजन और डिजीज कॉज्ड। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी कॉज करता है हमें एलिफेंथियासिस फिलेरेसिस व्हिच इज कॉज्ड बाय फिलेरियल वर्म, ठीक है, जैसे इसका नाम फिलेरेसिस भी पढ़ा है। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, ट्राइकोफाइटम, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, ये क्या क्या कॉज करता है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका कॉज करता है एमीबियासिस, ट्राइकोफाइटन कॉज करता है आपका रिंग वर्म, एक क्या होता है आपका एक फंगस होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस क्या करता है आपका एस्केरिसिस। तो आपका क्या है, ए का है 3, बी का है 4, सी का है 1, डी का है 2, तो मैं आपको ऑप्शन ए जो है सही ऑप्शन है।
ये आपके पैथोजन का नाम, ये आपके पैथोजन का नाम और डिजीज का नाम, ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में से क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे, तो आपको नाम याद रखना तो जरूरी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डीएनए एंड आरएनए। आरएनए कंटेन्स शुगर राइबोज वेयर डीएनए कंटेन्स डीऑक्सी राइबोज। हाँ, आरएनए के पास राइबोज होता है और डीएनए के पास डीऑक्सी का ग्रुप हो जाता है, तो ये ठीक है, डीऑक्सी राइबोज, ये दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों चीजें ठीक है, तो स्टेटमेंट वन ठीक है। इन डीएनए एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन व्हाइल आरएनए एडेनिन पेयर्स विद यूरेसिल। हाँ, ये भी ठीक है, एटी होता है आपके डीएनए में और एयू होता है आपके आरएनए में। डीएनए इज ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड एंड आरएनए इज ऑलवेज सिंगल स्टैंडर्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस। हाँ, डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए आपका सिंगल स्टैंडर्ड होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म और वायरसेस में, तो ठीक है, सभी ठीक है आपके। 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, बट हाँ इसमें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला तो ये आप ये छोड़ सकते हो, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका डीएनए नहीं होता है। ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका जो होता है वो डीएनए नहीं होता है। तो इसमें पूछा कि इसमें इनकरेक्ट कौन सा है। इसने को क्या बोला कि डीएनए इज ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड एंड आरएनए इज ऑलवेज सिंगल स्टैंडर्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास आरएनए भी नहीं होता, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका डीएनए भी नहीं होता, तो आपका थर्ड स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट है। तो कौन सा क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका, इनकरेक्ट ही तो पूछा गया है। आपका इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, ऑप्शन बी विच इज 3 ओनली, 3 इनकरेक्ट है, बाकी सारे के आपके करेक्ट ऑप्शन है। और फिफ्थ का असर्शन, ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज प्राइमरली कॉज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ओजोन डिप्लीशन जो है वो आपको कौन करवाता है, सबसे प्राइमरी रीजन क्या होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का होता है क्या, हाँ होता है। आर है यूवी रेडिएशन ब्रेक्स डाउन CFC मॉलिक्यूल्स रिलीजिंग क्लोरीन एटम्स विच टिपिकली क्रिटिकली डिस्ट्रॉयज ओजोन। यूवी रेडिएशन जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है और क्लोरीन एटम बनाता है, जो कि आपके किसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ओजोन को। ये रीजन भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आपका क्या है, आपका ऑप्शन ए जो सही ऑप्शन है। यूवी रेडिएशन आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन बनाता है और वो आपके ओजोन का डिप्लीशन करता है, जो कि ठीक भी है। नेक्स्ट है 46, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फिनोमेना वेयर अ सिंगल जीन एग्जिबिट्स मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। एक सिंगल जीन ना अलग अलग एक्सप्रेशन कंट्रोल करता है, अलग अलग फिनोटाइपिक जो आप देख करके बता सकते हो, जो आप देख करके बता सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी, जिसमें आपका एक सिंगल जीन आपके अलग अलग फीचर्स, अलग अलग फिनोटाइपिक रेशो को कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि हो गया आपके बालों का कलर, आंखों का कलर, बॉडी का शेप, जो आप देख करके बता सकते हो, फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस, वो क्या होता है, प्लियोट्रॉपी बोला जाता है। फोर्टी सेवेंथ क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि मैच द फॉलोइंग ऑर्गन टिश्यू स्पेसिफिक सेल टाइप। लिवर के जो होते, लिवर का होता है आपका हिपैटोसाइट, हिपैट वर्ड का मतलब होता है लिवर, हिपैटोलॉजी स्टडी ऑफ लिवर। बोन का होता है आपका ऑस्टियोसाइट, बोन का हो गया आपका ऑस्टियोसाइट का मतलब हो गया आपका सेल, ऑस्टियोसाइट। कार्टिलेज का हो गया आपका कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रो मतलब होता है कार्टिलेज, मतलब होता है सेल। नर्वस सिस्टम का होगा ग्लियल सेल्स। तो आप देखो ए का है 3, बी का है 1, सी का है 2 और डी का है 4, तो आपका ऑप्शन ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है इसमें। ठीक है, ए ऑप्शन क्या आपका ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स, पिरामिड्स को लेकर के, इकोलॉजिकल पिरामिड्स को लेकर के आपको सही स्टेटमेंट बताने। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट इन एनी इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में आपका पिरामिड जो होता है वो अपराइट होता है, हाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो वो अपराइट की तरफ होता है, तो ये बात आपका ठीक है। द पिरामिड ऑफ नंबर्स इन पैरासाइटिक फूड चेन इज इन्वर्टेड। देखो पैरासाइटिक में क्या होता है, पैरासाइटिक फूड चेन में वो इन्वर्टेड हो जाता है, क्योंकि पहले जो लेगा वो सबसे ज्यादा क्या लेगा, कम लेता है वो आपका पैरासाइट में, फिर उसके बाद जो दूसरा पैरासाइट होगा वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। जैसे इसमें 10% होता है ना स्टेट वाले में, इसमें थोड़ा ऑपोजिट हो जाता है, तो हाँ ये ठीक है आपका इन्वर्टेड होता है इसमें, पैरासाइट की फॉर्म में खाली। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ पॉन्ड इज टिपिकली इन्वर्टेड।
तो जो पिरामिड होता है बायोमास का, पॉन्ड में टिपिकल इन्वर्टेड होता है, तो हाँ टिपिकल इन्वर्टेड होता है, क्योंकि आपके पॉन्ड के आसपास जो आपके इकोनॉमिक इकोसिस्टम बना हुआ होता है वो कैसे बना हुआ होता है कि सब इसके ऊपर मोस्टली डिपेंड तो करते हैं, बट आपके बायोमास जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। हाँ इसमें इन्वर्टेड होता है। 1 2 3 तीनों ठीक है। सही कौन सा होगा आपको? ऑप्शन डी, 1 2 और 3। ठीक है। फोर्टी 49 का एसेशन है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी इज रिक्वायर्ड बाय इंजेक्टिंग प्री फॉर्म एंटीबॉडीज टू एन इंडिविजुअल। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो होता है क्या वो बाहर से इंजेक्शंस की फॉर्म में हम लेते हैं जो कि पहले से एंटीबॉडीज बना हुआ है? तो हाँ हम लेते हैं। रीजन है, इट प्रोवाइड्स एन इमीडिएट रिस्पॉन्स बट इन शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू एक्टिव इम्यूनिटी। ये बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स देता है बट बहुत कम टाइम तक के लिए रहता है हमारी बॉडी में। रिस्पॉन्स बहुत जल्दी देगा बट बहुत कम टाइम तक लेगा। हाँ ये रीजन भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्या जाएगा आपका? एन आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन जो आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें जो आपके बनेंगे फ्रूट जो बनेंगे कैसे बनेंगे? आपके सीडलेस फ्रूट बनते हैं। सीडलेस फ्रूट जैसे कि आपका बनाना हो गया, जैसे आपका बनाना हो गया, जैसे आपका कोकोनट हो गया, इसमें सीडलेस फ्रूट बनता है। पार्थिनोकार्पी का मतलब ही क्या? देखो पार्थिनोकार्पी या पार्थेनोजेनेसिस, जेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स को बोला जाता है। बनाना हो गया, कोकोनट हो गया, इन सबको हम पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स के नाम से जानेंगे क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या लिखोगे कि पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो अब देखो होता क्या है आपका, बेसिकली ये हमने जितने भी क्वेश्चंस करे इसमें आपके 50 क्वेश्चंस है, इसमें आपके बहुत सारे मिक्सअप क्वेश्चंस है, इसमें एसेशन रीजन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो बायोलॉजी में आपको ऐसे घुमा फिरा करके बोला ही जाता है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में ना टर्मिनोलॉजी बहुत डिफरेंट होते हैं। आपके टर्म्स जो होते हैं आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं ना बार बार भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते। ये टर्म्स आप जल्दी स्किप कर दोगे, अब याद नहीं रह पाता आपको। तो जिसकी वजह से ये फायदा उठाते हैं और ये आपको क्वेश्चन ही ऐसे देंगे ताकि आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स मिले। उसको एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स मिलेंगे तो आप क्या करोगे? आप कंफ्यूज हो गए होगे। सही बात है, हाँ कंफ्यूज हो जाओगे आप उसमें। तो हमने जो आपके क्वेश्चन देखे इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो थे आपके एनिमल के टॉपिक्स के ऊपर थे, कुछ डिजीज के टॉपिक्स थे, कुछ आपके सेल्स के टॉपिक थे, कुछ आपके ऑर्गन्स के टॉपिक थे। हाँ आपके प्लांट्स के भी कुछ कुछ टॉपिक्स थे, आपके कुछ किंगडम के टॉपिक्स थे। तो देखो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस का लेवल जो है वो ऐसे ही रहने वाला है, जिसमें आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे भी। ठीक है। क्वेश्चंस आपके इसी में पूछे जाएंगे ताकि आपको मतलब ये आपका जो टेस्ट पेपर है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा भी हैं। ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चंस के साथ मिलते रहेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में। तो होप आपको आज की क्लासेस समझ आई होंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।